नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासतनामा में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम सियासतनामा में बात बिहार की पॉलिटिक्स की कर रहे हैं। जी हां, और पॉलिटिक्स उस संदर्भ को लेकर जिस संदर्भ को लेकर मीडिया में इन दिनों आए दिन खबरें चलती रहती हैं कि नीतीश बाबू कब पलटी मार रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इन सब से इतर आज हम जिन बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बात बिहार की राजनीति की है और बिहार की राजनीति के यथार्थ की है। और इसे बहुत ही ध्यानमग्न होकर सुनिएगा और कुछ सलाह होगा तो सलाह भी आप हमें दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसे विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो बिहार की राजनीति की बहुत ही गूढ़ विषय है और जिस विषय को समझे बगैर आप बिहार की राजनीति को नहीं समझ सकते। ये सवाल मेरे जहन में भी था और हम इन सवालों को लेकर लोगों से बात भी कर रहे थे, समझने की भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास ये पक्की खबर है कि नीतीश तेजस्वी के बीच पहले वाली रिश्ता नहीं है। रिश्तों में खटास है, दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को साथ हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल से दिल जो पहले मिलने की बात थी वो मिलन नहीं है। ये हम पूरे दावे के साथ नहीं, 110% दावे के साथ हम कह सकते हैं कि पहले वाली बात नहीं है। मतभेद है और मतभेद का दायरा रोजाना बस बढ़ता जा रहा है। सरकारें गिरेंगी, सरकार साथ रहेगी, ये इस पर कहना काफ़ी मुश्किल है कि नीतीश फिर से छोड़कर बीजेपी के पास चले जाएंगे, इसकी संभावना हमें कम लगती है। और अब बीजेपी भी ये नहीं चाह रही है कि नीतीश उनके साथ आए, क्योंकि उनकी लड़ाई अब सिर्फ इस बात को लेकर है कि किसी भी परिस्थिति में हम नीतीश को कमज़ोर करें, क्योंकि नीतीश जैसे जैसे कमज़ोर होंगे नीतीश का वोट बैंक स्वाभाविक तौर पर हमारे पास आएगा। इसलिए बीजेपी का एजेंडा आज भी जंगल राज है। गौर करिए इस बात को लेकर कि सुशील मोदी हो या फिर तमाम नेता, अब अमित शाह अभी आए तो क्या क्या उन्होंने कहा, आपने गौर किया? उन्होंने क्या कहा कि लालू एक्टिव हो रहे हैं, नीतीश अनएक्टिव हो रहे हैं। जैसे जैसे नीतीश अनएक्टिव हो रहे हैं राज्य में फिर से जंगल राज लौट रहा है। तो संकेत वही है, क्योंकि उनको पता है कि हम जंगल राज का भय दिखाकर ही हम बिहार में वापस आ सकते हैं। और अपनी वापसी का इंतजार भी इसी बात को लेकर है कि नीतीश कमज़ोर हो। इसलिए नीतीश को लेकर अब बीजेपी पहले जैसे सॉफ्ट नहीं है। ये अमित शाह के लॉबी और अमित शाह के लॉबी को आगे बढ़ाने वाले लोगों की सोच है। मोदी 2024 सोचते हैं कि 2024 किसी तरीके से मेरी वापसी आ जाए। उस वजह से भले ही नीतीश से थोड़ा दोस्ती, थोड़ा प्यार, थोड़ा जुदा जुदा चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अमित शाह और टीम अमित शाह की नीति यही है। और इसी नीति पर बिहार प्रदेश के बीजेपी चल भी रहे हैं कि हम जैसे जैसे नीतीश हाशिए पर जाएंगे वैसे वैसे बीजेपी मजबूत होगी और जो यादव के राजनीति के खिलाफ जो वर्ग एक पैदा लिया है इस प्रदेश में, वो स्वाभाविक तौर पर हमारे साथ आ जाएगा। ये बीजेपी की राजनीति है। हम आज राजनीति तेजस्वी की कर रहे हैं कि तेजस्वी उस राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जिस राजनीति की नींव उनके पिता ने रखी थी। हालांकि तेजस्वी अपने पिता से भी कहीं आगे बढ़ गए हैं उस राजनीति में। उनके कार्यशैली पर आप गौर करिए, उनके पार्टी को लेकर जो चीज़ें उनके दिमाग में चलना है, जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं, उन बयान पर आप गौर करिएगा तो आप देखिएगा कि जिस लालू यादव जातिवादी राजनीति के सहारे गद्दी पर जरूर बैठते थे, लेकिन जातिवादी राजनीति वो नहीं करते थे। ब्यूरोक्रेसी में भी दबे कुचले वर्गों को प्रतिनिधित्व जरूर देते थे, लेकिन ऐसे अधिकारियों की भी वो टीम रखते थे कि अगर कोई क्राइसिस का समय आए तो उसका हम इस्तेमाल कर सकें। हालांकि वो वक्त अभी तेजस्वी का नहीं आया है
कि वो वक्त देखने को मिले। लेकिन जिन मंत्रालयों में का भार इनके ऊपर है, या जिन मंत्रालयों की जिम्मेवारी इनके ऊपर है, और जिन बातों को लेकर नीतीश और इनके बीच मतभेद बढ़ता जा रहा है, उन बातों पर जब आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि लालू की शैली से 2 कदम आगे तेजस्वी बढ़ गया है, जबकि बिहार लालू के रीजन से 50 कदम आगे चला गया है। ये जो गैप है ना, ये जो दूरी है, इस दूरी को तेजस्वी आज भी नहीं समझ रहे हैं। समस्या यही है, और इसी समस्या की वजह से दोनों में मतभेद बढ़ता जा रहा है। समस्या क्या है, जरा इसको समझिए। एक तो पोस्टिंग की समस्या है ही कि हमारे लोगों की पोस्टिंग हो। पोस्टिंग में जो एक चीज़ें होती हैं कि जब 2 ध्रुव होगा, 2 सेंटर होगा पावर का, तो फिर गवर्नेंस में समस्याएं खड़ी होगी। गवर्नेंस को लेकर कंट्रोल बेकंट्रोल होगा। ये बात नीतीश कुमार समझते हैं, लेकिन इस बात को तेजस्वी नहीं समझता है। और मतभेद वहीं पे है कि अगर मान लीजिए 2 सेंटर हो जाए, 4 जिला का एसपी लालू के रिकमेंडेशन पर आ रहा है, 5 जिला का डीएम लालू के रिकमेंडेशन पर आ गए हैं, तो फिर नीतीश का जो अपना काम करने का तरीका है, वो काम कहीं न कहीं प्रभावित होगा, और उससे राज्य में जो अराजकता वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसकी वजह वही है। ये चीज़ें नीतीश होना देना नहीं चाहते, और ये हमें लगता है कि नीतीश कबूल भी नहीं करें, क्योंकि नीतीश का यूएसपी यही है। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन बातों को लेकर नीतीश परहेज भी कर रहे हैं और उस राजनीति से अपने आप को दूर भी रख रहे हैं, वो राजनीति है कास्ट पॉलिटिक्स। देखिए, नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी, तीनों के शैली को पहले समझिए। नीतीश कुमार सोशल जस्टिस की बात नहीं करते हैं, सोशल बदलाव की, सामाजिक बदलाव की वो बात करते हैं, क्योंकि जस्टिस से चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। अब आज के तारीख में किसी पिछड़े जाति के लोगों को, किसी पिछड़े जाति के ऑफिसर को कोई दबा नहीं सकता है, इसलिए अब वहाँ जस्टिस की गुंजाइश ख़त्म है। अब वहाँ गवर्नेंस के साथ साथ उनका जो यूएसपी है वो कैसे आगे बढ़े, ये जरूरी है। लेकिन आज भी लालू और तेजस्वी सोशल जस्टिस में ही उलझे हुए हैं, जबकि ये चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ गई है। अब आप कोई जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री नहीं है, ये जिनको कहिए कि हमने हेलीकॉप्टर खरीदा और देखिए लालू यादव चल रहा है। कोई आप जिला का डीएम से लेके बीडीओ से लेके थानेदार तक आप नहीं कर सकते। देखो, पंडितवा एसपी है, रजपुतवा डीएम है, भूमियरवा डीएसपी है, देखो एसडीओ लाला है, आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अब फील्ड में 90% भागीदारी पिछड़ों का ही है। अब सवर्ण की पोस्टिंग होती कहाँ है, रेयर पोस्टिंग। थानेदार से लेकर बीडीओ तक जिला में आप देख लीजिए तो 2-4 थाने और 1-2 प्रखंड में आपको सवर्ण बीडीओ, सीओ, डीएसपी, एसडीओ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अब सोशल जस्टिस नहीं है, अब वो चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन आज भी तेजस्वी का टोन, बात करने का तरीका, उनका एरोगेंसी उसी तरीके का है जिस तरीके की वो लड़ाई लालू यादव सोशल जस्टिस के सहारे लड़े थे। अब सोशल जस्टिस की बात ही नहीं रही। कौन ऐसा पिछड़ा आदमी है जिसको कोई दबा रहा हो? अब देखिए 40 यहाँ सांसद हैं, इसमें 38 मतलब 40 सांसद में आपको 28 सांसद पिछड़ी जाति और दलित के हैं, मात्र 12 सांसद सवर्ण हैं। 243 विधायक में, मतलब आप समझिए एक दौर था जहां रिजर्वेशन वाला सीट को छोड़ दीजिए, जो दलित का रिजर्वेशन था उसके अलावा मैक्सिमम सीट सवर्ण जीतते थे। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सवर्ण रहा करते थे, कहीं कहीं सांकेतिक तौर पर 1-2 मंत्री लोग बना देते थे। आज देखिए 243 में मात्र 55 विधायक सवर्ण हैं।
पंचायत में जब आप जाएंगे तो 80% रिजर्वेशन के वजह से तो 50% वैसे ही है। उसके अलावा 20 से 25% ऐसे पंचायत हैं जहाँ पिछड़ी जाति ही मुखिया सरपंच सब बन रहे हैं। तो जो जस्टिस की बात है वो बहुत दूर चला गया है। अब जस्टिस की बात नहीं है, अब हकमारी की बात है कि पिछड़ों के अंदर ही जो हकमारी को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई है, उस हकमारी को लेकर आप कहाँ खड़े हैं? सिर्फ आप यादव के साथ खड़े हैं या इंटायर्ड पिछड़ों के साथ खड़े हैं? नीतीश के पॉलिटिक्स में और लालू के पॉलिटिक्स में यही फर्क है। लालू आज भी MY से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है और उस MY को लेकर वो इतना ज़्यादा आग्रही रहते हैं जिससे गवर्नेंस कहीं न कहीं प्रभावित होता है। और गवर्नेंस जैसे ही प्रभावित होने लगता है, नीतीश से उनका अनबन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें होना स्वाभाविक है। आप जिस राजनीति को बनाए रखना चाहते हैं, अब जैसे देखिए महिला आरक्षण बिल को लेके देखिए, तेजस्वी का बयान क्या है, जरा ये सुनिए कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जरा पहले ये बयान सुनिए। कब लागू होगा कानून? हम तो आप लोगों से जानना चाहते हैं कि ये कानून जो है लागू कब होगा, कौन से तारीख को? किसी के पास जवाब है? जो कानून लागू ही नहीं होगा उसका मतलब क्या है? हम तो 33% नहीं, हम तो चाहते हैं 50% महिलाओं का आरक्षण, लेकिन कम से कम उसमें OBC महिला, जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं, लालू जी भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली जो महिलाएं हैं उनको राज्यसभा बनाते हैं। मुन्नी रजक जो धोबी समाज से आती है, जो कपड़ा धोने का काम करती हैं, उनको MLC बनाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है हर एक समाज का रिप्रेजेंटेशन हो। आखिर OBC और अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इस पे आरक्षण क्यों नहीं दिया? ये तो सवाल हम पूछेंगे। और आप लोग, हम तो पहले भी कहते हैं कि OBC जो समाज है, जो पिछड़ा जो समाज है, वो लड़ाकू समाज है। अगर अधिकार नहीं दीजिएगा तो ईंट से ईंट बजा देगा और अपना अधिकार लेकर के रहेगा। सुन लिया आपने? अब जरा चंद्रशेखर का उस बयान को सुनिए जो रामचरितमानस को लेकर वो बार बार देते हैं। हमको भगवान जी राम जी सपना दिए, हमको बोले देखो चंद्रशेखर, हमको लोग बेच रहा है बाजार में, तो बाजार से बिकने से हमको बचा लो। और इसलिए हम कभी कभी बीच बीच में एक सत्र को लाते हैं सामने। मैं सही बात बोलते हैं भाई, राम जी का संदेश है कि बलवान द्वारा बनाएगा छूट सबरी के जूठे बैठ खा रहे हैं, वो समाज बना लीजिए। फिर भारत को कोई मायका लाग नहीं रोक सकता अमेरिका पछाड़ने में कामयाब होगा। मैंने खाली राम जी का वह देश को बना दीजिए जो राम जी चाहते थे। सब जाति भला धर्म बेकार है, पुरखों की गलती से हो गई। अब बाबा धर्मराज को तो दिन नहीं हुआ, केजरीवाल का कहानी तो मुश्किल से 200-300 वर्ष हुआ हो। सब लोग जानते हैं कोसी सीमांचल में ही भगवान जी चलते हैं। धर्मराज जी से बड़ा दर्शन है कुछ क्या? हरिया डोम तक को बेचारा वहां मजा करके पंगत लगाए। तो हम धर्मराज को धूपबत्ती दिखाते हैं, भगवान कृष्ण जी को धूपबत्ती दिखाते हैं, भगवान राम जी को धूपबत्ती दिखाते हैं, और फिर उनका किया हुआ नहीं करते हैं। इसलिए भगवान जी कुपित होते हैं, आपको समय पर बरखा नहीं मिलता। भगवान जी कहेंगे देखो तो हमको ही ठग रहा है, हमको ही बाजार में बेच रहा। तो जरा अगर बाजारू लोगों से हमको बचा लो तो बड़ा कल्याण होगा धरती का। तो हम कोशिश में लगे हुए हैं, पता नहीं वो कोशिश में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, ये तो समाज के विचार पर छोड़ता हूँ। सुन लिया आपने? अब जगतानंद सिंह के उस टीका वाला बयान को देख सुनिए। सवाल खड़ा करने दीजिए। जिस तरह से इस आरक्षण के मुद्दे पर भागवत भाग गए, उसी तरह कल लोग भाग जाएंगे। बहस को मत आगे बढ़ाओ। इस बहस से कहीं न कहीं जो विकृति पैदा होगी, इसका किसी का इलाज नहीं फिर निकलेगा। इसलिए बहस का विषय मत बनाइए। मैं तो कोई सनातन और दुनिया का नाम भी नहीं लिया हूं। यदि आप चाहते हो सवाल को, तो मैं केवल कहता हूं कोई एक सनातन की व्याख्या कर दे, जरा मैं भी जान लूं। सनातन में शब्द शाश्वत के शब्द हुआ है, था, है, रहेगा।
आप बता दो कि कौन सा चीज, यही छुआछूत वाला, यही भेदभाव वाला, अछूत वाला, पानी नहीं पीने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, ज्ञान अर्जित नहीं करने देंगे, कौन सा? वह सनातन जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ और मंत्र के द्वारा फौज को हरा रहे थे लोग, या वह जो अपने रक्त को बहा करके इस धरती पर हमेशा भारत की प्रतिष्ठा के लिए लड़ा? ये तीनों बयान क्या कहता है? इस बयान को गौर करिए। सोशल जस्टिस, कि आज भी हम पिछड़े हैं, आज भी पिछड़ों को सम्मान नहीं मिल रहा है, आज भी सवर्ण या टीकाधारी लोगों का आधिपत्य है। ये आप आज भी लोगों के जेहन तक पहुंचाना चाहते हैं। आप रामचरितमानस के जिस दोहे की आज चर्चा कर रहे हैं, वो उस दोहे का यथार्थ समाज में कहाँ है? वो जिस दोहे की आप चर्चा कर रहे हैं स्त्री और पिछड़ों को लेकर, समाज में यथार्थ कहाँ है? समाज में वो आज विचारधारा कहाँ टिका हुआ है? तमिलनाडु को छोड़ दें, तमिलनाडु की अलग राजनीति है, उस राजनीति में भी स्टालिन सहज नहीं है, स्टालिन को परेशानी हो रही है, क्योंकि वो जो लड़ाई था, जिस लड़ाई को लोहिया पिछड़ा पावे 100 में 60 क्या, अब तो 80 है। अब वो लड़ाई कहाँ रहा था ना भाई हमारी आबादी 60% पिछड़ा पावे 100 में 60। राम मनोहर लोहिया का समाजवाद का यही दर्शन था कि हमें सत्ता में जो 60% भागीदारी है, आप तो 80% है। नौकरी उठाकर देख लीजिए, नौकरी में भी आप ही लोग हैं। जब से बीपी सिंह ने आपको यूपीएससी में रिजर्वेशन का लाभ, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन का लाभ दिया, आप वहाँ भी लगभग पहुँच गए हैं। जैसे बिहार में वो पीढ़ी जैसे ख़त्म, मतलब 90 से पहले वाले सर्विस में भले जो लोग बचे हुए हैं, लेकिन 90 के बाद वाले जो लोग आएंगे उसमें स्वाभाविक तौर पर 50% आप लोग हैं, और संख्या लगातार आपकी बढ़ती जा रही है। रिजर्वेशन से ज़्यादा लोग आप लोग चुनाव जीत भी रहे हैं और प्रतियोगिता परीक्षा भी पास कर रहे हैं। तो फिर जस्टिस कहाँ जाएगी? तो जब आप जस्टिस की बात करते हैं और जिस समाज को आप उत्तेजित या उद्वेलित करना चाहते हैं, वो समाज को अपने आसपास के यथार्थ राजनीति में कहीं दूर दूर तक वो चीज़ें दिखाई ही नहीं देती हैं। कोई राजनीतिक में किसी सवर्ण का कोई वर्चस्व हो कहीं, या सवर्ण की वजह से वो पिछड़ों को प्रताड़ित कर रहा हो, या इस तरह की चीज़ें जहाँ कहीं हो, तब तो आपकी ये रामचरितमानस की वो राजनीति फिट बैठेगी। वो समाज वहाँ है ही नहीं, और समाज जहाँ पहुँच गया है वहाँ आपकी सोच नहीं पहुँच रही है। इसलिए वामपंथियों के साथ ये समस्या है। वामपंथी पार्टियों का राष्ट्रीय फलक पर या बिहार में ही क्यों लगातार पतन हो रहा है? इसकी वजह यही है कि वो लड़ाई जो लड़ाई का उनका आधार था भूमि, वो कब का सवर्णों के हाथ से भूमि चला गया है। अब सवर्ण के पास जमीन है कहाँ? इन्ने गिने लोग कुछ बचे हुए हैं जिनके पास जमीन बचा है। बाकी सारे इस 30 वर्षों में 90 से लेके और 2023 तक में आप देखिए जमीन का पूरी तौर पर हस्तांतरण हो चुका है। सवर्ण के अपने परिवार में भी इतने परिवार बाल बच्चे हुए हैं कि जिनको 50 बीघा जमीन था, वो आज उसके परिवार के लोगों को 4 बीघा 5 बीघा हिस्सा पड़ रहा है। तो वो जो लड़ाई थी वर्ग संघर्ष का, जमीन का, वो भी खत्म हो चुका है। चीज़ें देखिए किस तरीके से बदल रही हैं। तो वामपंथ का जो आंदोलन था, नक्सलिज्म था, स्वाभाविक तौर पर आज कोई मुद्दा ही नहीं है, खत्म हो गया वो चीज़ें। ज़मीन को लेकर कोई लड़ाई नहीं है, कोई ज़बरदस्ती किसी को कब्जा किया हुआ है ही नहीं ना। आप किसी के पास कोई उस तरीके का क्या कहते हैं भूदान की ज़मीन है जिस ज़मीन पर आप कब्जा करना चाहते हैं और उसके सहारे आप एक जमात को खड़ा करना चाहते हैं, वो सिचुएशन धीरे धीरे खत्म हो गई है। तो बस वामपंथियों के हाथ में भी कुछ नहीं है अब झुंझुना बजाने के अलावा उनके पास, क्योंकि वो अपने उस वैचारिक जो बदलाव की बात सोच रहे थे उससे वो अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं सके। यही स्थिति आरजेडी के साथ। ये जो राजनीति है वो आज भी वो सोशल जस्टिस पर ही टिके हुए हैं। यही स्थिति आरजेडी के साथ।
कि ये जो राजनीति है वो आज भी वो सोशल जस्टिस पर ही टिके हुए हैं, जबकि आज सोशल जस्टिस कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, यादव जस्टिस आप कह सकते हैं, मुस्लिम जस्टिस आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के शासनकाल में यादव अफसरों की पोस्टिंग नहीं हुई, मुसलमान अफसरों की पोस्टिंग उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके का जिस अंदाज में लालू के शासनकाल में होता था, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ये दोनों उदाहरण ऐसे हैं कि इस दो उदाहरण के सहारे नीतीश बाकी लोगों को लेकर गवर्नेंस चला रहे हैं। कितने जिले के डीएम सवर्ण हैं, कितने जिले के एसपी सवर्ण हैं, गिनती में आप हाथ पर गिन लीजिएगा, सारे लोग तो पिछड़े ही लोग। सेक्रेटरी बिहार कोई दिल्ली वाली बात है क्या कि 3 ही पिछड़े जाति की सेक्रेटरी मिलेगा? यहाँ तो एगो दूगो लाला जी को छोड़ दीजिए तो कोई सेक्रेटरी कोई दूसरा जात का है क्या? लाला जी यहाँ प्रिविलेज क्लास है, नीतीश जी के करीब है दीपक कुमार, चंचल कुमार, तो लाला जी सेक्रेटरी लेवल पर आइए। जिला में भी आपको सवर्ण में मिलेगा सबसे ज़्यादा लाले एसपी डीएम, एसडीओ डीएसपी, बीडीओ सीओ। तो लाला जो है सो सवर्ण में उसको मत गिनती गिनिए। लाला अभी विशेष प्रिविलेज कास्ट है जिसको नीतीश का बर्दाश्त प्राप्त है, और उस स्वाभाविक तौर पर राजनीति में ये चीज़ें होती हैं। और लाला ऐसा भी नहीं है कि किसी फील्ड में लाला के पोस्टिंग होने से वहाँ कोई जातिवाद या कुछ उस तरीके की चीज़ें अखरपन देखने को मिले। भाई राजपूत, भूमियार और ब्राह्मण, सवर्ण में यही 3 कास्ट है ना, जिसका फील्ड में पोस्टिंग होगा तो थोड़ा थोड़ा अखरपन दिखा देता है कि हम भाई फॉरवर्ड है। मानसिकता में आज भी उनका बदलाव नहीं हुआ। लेकिन ये भी है कि ऐसे लोगों की संख्या ही कम है जिनकी पोस्टिंग हो फील्ड में, और जिसकी पोस्टिंग होती है वो खुद दबाव में रहता है कि किस तरीके से हम मिला के चीज़ों को निकले। तो अब पहली वाली स्थिति यह थोड़ी है कि कोई थानेदार भूमियार राजपूत ब्राह्मण है तो उसके यहाँ दिन भर ब्राह्मण भूमियार राजपूत बैठा रहेगा और थानेदारी कर लेगा है? कोई एसपी अगर राजपूत भूमियार ब्राह्मण है और बैठ के सब थानेदार को पोस्टिंग कर देंगे राजपूत भूमियार के, तो जिला चला लेंगे? नहीं चलेगा। अब चीज़ें बदल गई हैं। तो ये जो सोच है, ये सोच कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है। यही सोच लालू की राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है, और यही सोच है जो नीतीश से वैचारिक रूप से टकराव उत्पन्न करता है। क्योंकि नीतीश उन चीज़ों को समझ चुके हैं कि हमें सवर्ण को कितना तवज्जो देना है, कितनी हिस्सेदारी देनी है। क्योंकि सवर्ण की हिस्सेदारी के सहारे हम आज भी जिस राजनीति को बनाए रखना चाहते हैं वो राजनीति तभी संभव है जब हम सवर्णों को एक दायरे तक रिप्रेजेंटेशन दें, जिनकी उसकी आबादी है या जितना उनके अंदर प्रतिभा है उसके आधार पर हम उनको रिप्रेजेंटेशन दें, तब हम साथ लेके चला सकते हैं। लेकिन लालू परिवार अभी भी, देखिए लालू शुरुआती दिनों में जब राजनीति में थे तो राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण कई बड़े नेता उनके पार्टी में थे। रघुनाथ झा थे, बड़े नेता ब्राह्मण के थे। राजपूत के नेता को तो लाइन लगा हुआ था उनके यहाँ। स्वाभाविक तौर पर वो लोग समाजवादी विचारधारा से, राजपूत बिहार में सबसे पहले समाजवादी विचारधाराओं से जुड़ा। ब्राह्मण कांग्रेस के साथ थे, भूमियार कांग्रेस के साथ थे, राजपूत समाजवादी विचारधाराओं से जुड़ा। तो लालू के मंत्रिमंडल में भी सबसे ज़्यादा राजपूत की संख्या थी, सबसे ज़्यादा सांसद भी राजपूत जीत के आते थे, सबसे ज़्यादा मंत्री भी राजपूत हुआ करते थे, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन था। उस कॉम्बिनेशन के तहत वो राजनीति करते थे, क्योंकि उनका कमिटमेंट सोशल जस्टिस था, और उस सोशल जस्टिस के तहत राजपूत पूरी तौर पर लालू परिवार के साथ खड़ा भी रहा। तमाम लोग लालू परिवार से बगावत कर दिए, लेकिन जो राजपूत उनके साथ शुरुआती दिनों से जो उनके साथ रहे वो अंतिम क्षण तक उनके साथ बने रहे, चाहे वो जगतानंद सिंह हो, चाहे रघुवंश सिंह हो। ये सारे लोग जुड़े रहे क्योंकि ये वैचारिक रूप से समाजवादी विचारधाराओं से आते हैं, तो ये बने रहे। लेकिन आज की तारीख में आप तेजस्वी का जो आरजेडी है, शिवानंद तिवारी को लीजिए, लाख विरोध हो, अलग हुए साथ आए, अलग हुए साथ आए, लेकिन एक वैचारिक प्रतिबद्धता है, एक वैचारिक समझदारी है। इसलिए लालू के ना चाहते हुए भी शिवानंद तिवारी से मिलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि वैचारिक चीज़ें वहीं से आपको मिलेंगी। आप मनोज झा को लाए, मनोज झा आए ना,
आप मनोज झा को राज्यसभा सदस्य भेजें, लेकिन मनोज झा शिवानंद तिवारी क्यों नहीं बन पा रहे? मनोज झा रघुवंश सिंह क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि मनोज झा में वैचारिक कमिटमेंट नहीं है। वो तौलिया रख के आपका टीवी डिबेट पर लालू का पक्ष रख के समाजवादी बने रहने का नाटक किए। इनका ये नाटक है। वैचारिक प्रतिबद्धता समाजवादी नहीं है उनका। कांग्रेस परिवार से वो आए हुए हैं। एक परिस्थिति में वो समाजवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को अपने समाज के बीच, आज बताइए ना, रघुनाथ झा किस तरीके कांग्रेस परिवार से ही वो भी आए थे, लेकिन उन्होंने लालू यादव से एक तरह की राजनीति सौदेबाजी करते रहे और वो एक ब्राह्मण के वर्ग को जोड़ के रखा आरजेडी के साथ। जहाँ गए बेतिया में भी वो चुनाव जीते, ब्राह्मण को लोगों को वो रखे। मनोज झा क्या योगदान दे रहा है आरजेडी में, जरा सोचिए। कितने झाजी के घर पर वो जाते हैं जब पटना पहुंचते हैं तो? किसी झाजी के यहाँ दरभंगा में जाते हैं, उनका ननिहाल है, सुने हैं कभी? कभी नहीं, क्योंकि वो एक अलग तरीके की राजनीति करते हैं। तो यही चीज़ समझने की बात है कि जो टकराव की वजह है, उसका टकराव की वजह यही है। और तेजस्वी उससे 4 कदम, लालू से 4 कदम आगे बढ़ा। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ इसलिए है कि लालू यादव की इच्छा है, और जगदानंद सिंह ने एक पार्टी दफ्तर का जो एक अपनी संस्कृति होनी चाहिए, जो लालू की संस्कृति रही, उस संस्कृति में बदलाव लाया उन्होंने। इसलिए तेजस्वी को भी अच्छा लगता है। तेजस्वी को साफ सुथरा कपड़ा वाले लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। थोड़ा हिंदी इंग्लिश बोलने वाला मनोज झा जैसा लोग उनको ज़्यादा पसंद आता है। गांव गुरबा के आदमी को उतना वो पसंद नहीं करता। स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से चांदी के थाली में खाया है, चम्मच में खाया है, तो वो परवरिश है उसका। लालू यादव की तरह चटाई पर थोड़ी सोया है, मानसिकता उसका उसी तरीके से है। लेकिन वो राजनीति क्या कर रहे हैं, जरा इसकी राजनीति को देखिए। राजनीति कर रहा है लालू से भी 2 कदम आगे। मतलब लालू के आसपास आप जिस तरीके के लोगों को आप देखते थे, क्या तेजस्वी के सामने उस तरीके के लोग एक भी आपको दिखाई देते हैं? जो समाजवादी विचारधाराओं से जुड़े हुए, जो यंग जनरेशन के जो सवर्ण लोग हैं, क्या आज तेजस्वी के आसपास कहीं दिखाई देता है? क्या तेजस्वी के बयान में वो चीज़ें दिखाई देता है? वो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उसका विरोध करता है, जिसका विरोध लालू भी करते थे। वो लोकसभा में पिछड़ों को भी रिजर्वेशन मिले, महिलाओं को, जो राजनीति लालू यादव करते थे वही राजनीति ये भी कर रहे हैं, जबकि चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आखिरकार कांग्रेस हो या जदयू, वोट का बहिष्कार तो नहीं किया ना। बयान जरूर दे रहा है कि भाई देखिए इसमें पिछड़ों का भी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उस बिल का विरोध तो नहीं किया उन्होंने। अपनी बात रखा और बिल को पास किया, क्योंकि ये दोनों समझ रहे हैं कि राजनीति अब सोशल जस्टिस से सोशल चेंज पर पहुंच गया है। जस्टिस अब नहीं रहा, अब बदलाव की बात करिए, और उस बदलाव में कैसे आप राजनीति का बेहतर समन्वय कर सकते हैं, कास्ट का समन्वय कर सकता है। अब ये चीज़ें, इस दौर में देश पहुंच चुका है। अब वो दौर नहीं रहा, मंडल का दौर नहीं रहा। मंडल के दौर से देश आगे निकल चुका है, और इन लोगों के पास लगता है कि कमंडल जहां पहुंचा है, हम मंडल के सहारे उनको हम परास्त कर देंगे। ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मंडल अवसान की तरफ है और कमंडल ऊंचाई की तरफ है। कमंडल जहां से शुरू हुआ, राम जन्मभूमि की लड़ाई 90 सुनिए ना, अभी ये है, इसका भी दिन आएगा। दिन आना शुरू हो गया है कि अब धर्म के नाम पर, अब ज़्यादा राम के नाम पर अब ज़्यादा उत्तेजना नहीं फैला पा रहे हैं। बीजेपी के सामने भी बड़ी समस्या है। तो ये एक तरह के का बड़ा बदलाव का दौर है ये, और एक महत्वपूर्ण दौर से ये भारत गुजर रहा है, और बिहार भी उस दौर से गुजर रहा है। इसलिए ये चीज़ें चलेंगी अभी, और एक प्रतीक है लालू परिवार जंगल राज का, और उस प्रतीक से हम कैसे बाहर निकले। जैसे राहुल पर पप्पू का इमेज बना ना, तो वो अपने उस इमेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ना लालू, पदयात्रा करके, अपने अलग अलग राजनीतिक नैरेटिव सेट करके। लालू परिवार या तेजस्वी आज भी
अपने उस छवि से, उस राजनीति से बाहर नहीं निकल रहा है। और यही वजह है कि साथ तो जरूर चले आए नीतीश और तेजस्वी और लालू यादव, लेकिन अंदर ही अंदर चीज़ें थी, मतभेद है ही। क्योंकि साथ आने का आधार वैचारिक नहीं है, न वैचारिक था। साथ आने का आधार था सिर्फ कि सत्ता में भागीदारी होगी और इसी सहारे हम मोदी को जवाब दे सकें। लालू परिवार का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था, उद्देश्य वैचारिक नहीं था। और नीतीश का उद्देश्य था कि हम गवर्नेंस के में बने रहें और गवर्नेंस के सहारे हम मोदी को चुनौती दें और मौका मिला तो हम देश का प्रधानमंत्री बन जाए गवर्नेंस के सहारे। तो उस गवर्नेंस से समझौता कर कैसे सकता है वो आदमी? और ये चीज़ें आज भी लालू परिवार नहीं समझ रहा है। तो ये स्थिति यथार्थ है कि एक व्यक्ति आज भी 90 के दशक में जी रहा है, दूसरा व्यक्ति 2030 देख रहा है। तो दोनों का समन्वय कैसे संभव है? दोनों का विचार कैसे मिलेगा? इसलिए ये जो चीज़ें बार बार आपको देखने को मिलती है कि कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह यही है। वैसे इतना तय मानिए कि 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि अब नीतीश के पास भी कोई स्पेस नहीं है। लेकिन नीतीश भी समझते हैं कि एक तरफ सांप नाक है, दूसरी तरफ नागनाथ है, और हमें बीच में अपने स्पेस बिटवीन द लाइन बनाए रखना है। इसलिए जब कभी मौका मिलता है तो वो उस राजनीति पर भी दाव चला देते हैं और इधर भी दाव चलाते हैं। इधर ज़्यादा इधर उधर किए तो कुछ ललन सिंह नहीं जाएंगे बैठक में, उनको डेंगू हो गया 2 दिन पहले। मतलब मैसेज देने के लिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, इससे खास कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं और इस विषय को समझिए कि क्या हो रहा है इस प्रदेश में, और प्रदेश में जो द्वंद्व चल रही है, राजनीतिक द्वंद्व, उसकी पीछे वजह क्या है।